मैं हरकेश चौधरी DBSK इंटर कॉलेज बंदीपुर अंबेडकर नगर की तरफ से आप लोगों के लिए इंटरमीडिएट के सिलेबस से भौतिक विज्ञान के द्वितीय भाग का प्रथम चैप्टर आप लोगों के लिए लाया हूँ, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इस अध्याय में जो भी हम पढ़ाएंगे, अगर आपको जिस भी हेडिंग में दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। इसके बाद हम अगले भाग में आपको इस हेडिंग में सारी चीजें दोबारा बता देंगे। तो इसमें सबसे पहले अध्याय में अध्याय 1 है, पहला भाग है। अध्याय का नाम है प्रकाश का परावर्तन। अध्याय का नाम है प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अध्याय का नाम है प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इस अध्याय में सबसे पहले इस अध्याय की ही हेडिंग पहले पढ़ लीजिए, मतलब प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए सबसे पहले हम आपको एक फिगर बनाएंगे। उस फिगर के माध्यम से प्रकाश के परावर्तन को समझाएंगे। सबसे पहले इसमें एक परावर्तक पृष्ठ लिया, जिसका नाम M डैश, ठीक, जिसको हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ पर आने वाले प्रकाश की किरण जो है उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ध्यान देंगे, इसमें पहले इस तीनों की परिभाषा देख लीजिए। प्रकाश की किरणें जिस पृष्ठ पर गिरती हैं उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। प्रकाश के जिस पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें गिरती हैं, गिर करके परावर्तित होती हैं, उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। प्रकाश की किरणें परावर्तक पृष्ठ पर, वो प्रकाश की किरणें जो परावर्तक पृष्ठ पर गिरती हैं उसे हम आपतित किरण कहते हैं। वो किरण जो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब ध्यान देंगे, परावर्तक पृष्ठ पर एक बिंदु आपतन बिंदु होता है। आपतन बिंदु क्या है? आपतित किरणें परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती हैं उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु का नाम A दे दिया गया। A भी आपतित किरण हो गई, B C परावर्तित किरण। परावर्तक पृष्ठ के लंबवत
आपतन बिंदु से ऊपर की ओर खींची गई रेखा जो BN है परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंब। परावर्तक पृष्ठ पर क्या है? अभिलंब है। इसके बाद आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को अंग्रेजी अक्षर से I से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसको अंग्रेजी में स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। तो इस फिगर में जितनी भी हेडिंग थी हमने आपको बता दी। अब इसमें प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकनी सतह पर आपतित होता है तो वह परावर्तित हो करके पाले माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आता है परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम, आपतन कोण को I से, परावर्तन कोण को R से। आपतन कोण व परावर्तन कोण एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पहला नियम। दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, या कह सकते हैं कागज के तल में होते हैं। हो गया है। अब आता है परावर्तन के प्रकार। परावर्तन कितने प्रकार का होता है? टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन कितने प्रकार का होता है? परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहला है नियमित परावर्तन, दूसरा है अनियमित परावर्तन। इसे हम विसरित अथवा इसे विसरित परावर्तन कहते हैं। ठीक, दो प्रकार के परावर्तन है। पहला है नियमित परावर्तन, दूसरा है अनियमित परावर्तन। पहली हेडिंग आपको इसमें पढ़ाई जाएगी नियमित परावर्तन क्या होता है। यदि प्रकाश की किरणें किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। इस घटना को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। या ऐसे, यदि प्रकाश का परावर्तन किसी समतल व चिकनी सतह पर होता हो, प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर
में ये आपतित किरण थी और ये कौन सी किरण थी? परावर्तित किरण। हो गया। इसके बाद दूसरी हेडिंग आती है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन या इसको विसरित परावर्तन कहते हैं। अनियमित व विसरित परावर्तन क्या है? जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरी सतह पर होता है और प्रकाश की किरणें इधर उधर बिखर जाती हों, उसी को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। कौन सा परावर्तन कहते हैं? सॉरी, अनियमित। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरी सतह पर होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात इधर उधर बिखर जाती हैं। इसी घटना को अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन कहते हैं। तो आपको प्रकाश का परावर्तन, फिर इसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है, नियमित, अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं, दोनों की परिभाषा हो गई। अब आता है अनियमित व विसरित परावर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग। दैनिक जीवन में इसका क्या कार्य है? सबसे पहले ध्यान देंगे अनियमित या विसरित परावर्तन का। हमारे मकान में जो खिड़की लगी होती है, उस खिड़की पर लगे हुए जो कांच होते हैं वो खुरदुरे होते हैं। उस पे आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर के बिखर जाती है, जो हमारी आंखों को पर चकाचौंध से बचाती है। दूसरा एग्जाम्पल है अखबार। आपने देखा होगा अखबार जो छापे जाते हैं वो सस्ते कागजों पर छापा जाता है, खुरदुरा होता है, क्योंकि जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो इस पर विसरित परावर्तन होता है। विसरित परावर्तन होने से प्रकाश की किरणें इधर उधर बिखर जाती हैं और हम छोटे छोटे अक्षरों को आसानी से पढ़ लेते हैं और हमें कोई कठिनाई नहीं होती है। तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित इतनी चीज आपको बताई गई। अगली हेडिंग जो आपके अध्याय में है उसे प्रतिबिंब, पहली दूसरी हेडिंग प्रतिबिंब क्या है, जिसको इंग्लिश में इमेज कहते हैं। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमेज। प्रतिबिंब देखिए जरा, प्रतिबिंब क्या है? इमेज कहते हैं इसी प्रतिबिंब को। अब क्या है इमेज या प्रतिबिंब क्या है? किसी वस्तु के किसी बिंदु से, ऐसे परिभाषा आप दे सकते हैं, किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम प्रथम बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब
कितने प्रकार का होता है? प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। पहली प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? दो। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज कहते हैं इंग्लिश में। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, इसके लिए हम आपको केवल बता दे रहे हैं, इसका फिगर नहीं बनाएंगे। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? यदि परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यदि परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता क्या है? पहली विशेषता नोट के तौर पे, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष कैसा बनता है? उल्टा बनता है। दूसरा है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या किया जा सकता है? पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये हो गया। दूसरा है, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में हो गया। दूसरा आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज क्या होता है? किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली या किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? इसकी विशेषता क्या है? आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है? ध्यान देंगे, दोनों दर्पणों में दिक्कत है, ये नहीं बताया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब का फोटो लेना संभव है। ठीक, इसके बाद आपको इसमें एक हेडिंग और बता रहे हैं, क्या काल्पनिक प्रतिबिंब का फोटो लेना संभव है? हाँ, काल्पनिक प्रतिबिंब का फोटो लेना संभव है, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो वास्तविक होती हैं। क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब से चलने वाली प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो वास्तविक होती हैं। इसलिए उन प्रकाश की किरणों को केंद्रित करके हम वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में हो गया। तो इसके बाद आपके सिलेबस में अगली हेडिंग आती है दर्पण। अगली हेडिंग क्या आती है? दर्पण। दर्पण क्या है? इंग्लिश में मिरर कहते हैं।
दर्पण क्या, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, मिरर। अब क्या है, यदि किसी चिकने जैसे कांच के एक पृष्ठ पर पालिश कर दी जाए, दूसरा पृष्ठ परावर्तक हो जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। किसी समान पारदर्शी माध्यम, ऐसे भी यदि किसी समान पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर पालिश व लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक हो जाता है, जिससे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण के प्रकार, दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण होता है, दूसरा गोलीय दर्पण होता है। समतल दर्पण प्लेन मिरर, जो आपका पहली हेडिंग है, समतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में प्लेन मिरर कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ समतल है तो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। देखिए, यदि ये परावर्तक पृष्ठ समतल है तो उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण। यदि परावर्तक पृष्ठ समतल है तो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण की विशेषताएं भी हैं। समतल दर्पण की क्या हैं, विशेषताएं भी हैं। अब आता है समतल दर्पण की विशेष कंडीशन क्या है, थोड़ा उसे भी आप ध्यान से देखेंगे। समतल दर्पण में कई विशेषताएं ऐसी हैं जिसे जानना आपको जरूरी है, या समतल दर्पण के गुण भी आप कह सकते हैं। समतल दर्पण का पहला गुण है, समतल दर्पण की परिभाषा हुई। समतल दर्पण का गुण क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व उल्टा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। दूसरा है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा क्या है, यदि यह ऊंचाई का व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहता है तो अपनी ऊंचाई, तो समतल दर्पण की ऊंचाई मनुष्य की ऊंचाई की क्या करनी पड़ेगी, आधी करनी। यह ऊंचाई का कोई व्यक्ति है, वो अपना पूरा प्रतिबिंब, अपना पूरा फोटो समतल दर्पण में प्राप्त करना चाहता है, तो पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे अपनी समतल दर्पण की जो ऊंचाई होगी वो मनुष्य की ऊंचाई की क्या करनी पड़ेगी, आधी करनी पड़ेगी। चौथा है, समतल दर्पण द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जैसे समतल दर्पण है, समतल दर्पण के सामने स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उतनी दूरी में समतल दर्पण में अंदर की ओर बनता है जितनी की दूरी पर क्या रखी होती है, वस्तु रखी होती है। हो गया। अगली नोट क्या है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, नोट के तौर पे समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। दूसरा है, दो समतल दर्पणों के बीच प्रतिबिंबों, यदि दो समतल दर्पणों को परस्पर समांतर रख दिया जाए, यदि दो समतल दर्पणों को परस्पर एक दूसरे के क्या रख दिया जाए, समांतर रख दिया जाए,
समांतर वो क्या होता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर प्रच्छेदित नहीं करती हैं तो उसे हम समांतर रेखाएं कहते हैं। अब वही बात इसमें भी आती है। दो समतल दर्पणों को यदि समांतर करके रखा जाए उसमें स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा? तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? अनंत होगी। अगला नोट है, यदि दो समतल दर्पण, दूसरा नोट, यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हुए हों, यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हुए हैं तो उनमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? ये निकालना। कैसे निकालेंगे? अब ये डिपेंड करता है दोनों समतल दर्पणों के बीच जो थीटा है, थीटा सम है या विषम, सम है या विषम, कोण पर निर्भर करता है। दो समतल दर्पण झुके हैं थीटा कोण पर और उसमें हमें प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी है। तो प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हमें थीटा देखना, जो कोण बना है वो सम है या विषम। सम या विषम के लिए विषम अगर है तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बटे क्या लिखेंगे? थीटा। ये विषम प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का, जब कोण थीटा क्या दिया हो? विषम। और यही कोण यदि सम दिया है तब हमें प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी हो 360 अंश अपान थीटा माइनस 1। इसकी संख्या निकालनी है सम। अब इस पर एक क्वेश्चन हो जाए, दो समतल दर्पण 120 अंश के कोण पर स्थित हैं, उनके ठीक बीच में रखे हुए वस्तुओं, उसके ठीक बीच में रखी वस्तुओं के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? दो समतल दर्पण 120 अंश के कोण पर स्थित हैं, उनके बीच एक वस्तु रखी गई है। उस वस्तु को रखने के बाद उसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो पहले बताइए, समतल को जो दोनों समतल दर्पण झुके हुए हैं, कितने कोण पर झुका हुआ है? थीटा 120 अंश। अब ये 120 अंश सम है, तो सम अगर है तो आप प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला यूज करेंगे। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 360 अंश अपान थीटा माइनस 1। चलिए 360 अंश बटे 120 अंश माइनस 1 काट देंगे तो आ जाएगा आपका 3 माइनस 1, n बराबर कितना? 2। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आ गई? 2। अगर यही क्या होता? विषम होता, तो विषम अगर होता थीटा तो प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए आप कौन सा फार्मूला यूज करते? ए। अगला है, जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर, ये जैसे नोट एक और है, जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर विवेग से क्या करता है? गति करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो समतल दर्पण की ओर विवेग से गति कर रहा है, तो प्रतिबिंब भी उसकी ओर विवेग से गति करता है। ठीक, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर विवेग से गति करता है तो उसका प्रतिबिंब उसकी ओर विवेग से क्या करता है? गति करता है। ठीक, अगला यदि व्यक्ति स्थिर हो,
यदि व्यक्ति जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति हो जाए और वो क्या हो, स्थिर हो और समतल दर्पण इसकी तरफ v वेग से क्या करे, गति करे। यदि कोई व्यक्ति स्थिर हो और समतल दर्पण v वेग से उसकी ओर गति करे तो प्रतिबिंब भी उसकी ओर 2v वेग से क्या करता है, गति करता है। तो कितने नोट हुए? जो नोट है आपको याद हो गया होगा। आप वीडियो को स्लो करके धीरे धीरे पढ़ेंगे। अगला है इसी में, जब विचलन कोण समतल दर्पण में प्रकाश की किरणों से, समतल दर्पण में प्रकाश की किरणों से परावर्तन के बाद उत्पन्न विचलन कोण कितना होता? समतल दर्पण हो गया, इस समतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें जो परावर्तित होती हैं, परावर्तन के बाद इसमें विचलन कितना होता है, विचलन कोण क्या होता है? डेल्टा बराबर 180 अंश -2 थीटा होता है। जब प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं, परावर्तन के बाद उनमें जो विचलन कोण बनता है वो 180 अंश -2 थीटा बनता है। तब यदि समतल दर्पण थीटा कोण पर झुका हुआ हो, यह थीटा कोण पर झुके हुए दो समतलों के बीच का विचलन कोण निकालना हो, ये तो कब है? समतल दर्पण पर प्रकाश की किरणों के बाद जो परावर्तन होता है, परावर्तन के बाद जो विचलन कोण होता है, विचलन कोण से जो विचलन कोण होता है वो 180 अंश -2 थीटा होता है। अब दो समतल दर्पण हो गए, अब वो दोनों समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हुए हैं, तब उनके बीच का अगर विचलन कोण निकालना है तो उसे आप लिखते हैं 360 अंश -2 थीटा। ठीक, तो आपको इस वीडियो में पहले भाग में इतना ही। इसमें जो भी दिक्कत हुई होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक, आपकी सारी परेशानी अगले भाग में दूर कर दी जाएगी। आप पढ़ते रहिए मेहनत से, कोई भी दिक्कत है आप बताते रहेंगे, हम उसे पढ़ाएंगे। ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है जो पढ़ने पे सॉल्व ना हो जाए। ठीक, चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, घर बैठे हैं, मेहनत करेंगे। ठीक, संस्कार आपके वैसे ही माँ बाप के हैं, उसका पालन करिए, इज्जत करिए, सम्मान करिए और अच्छे से रहिए। ज़्यादा घूमिए और टहलिए मत, घर पर रह के पढ़ाई करिए। ठीक, धन्यवाद। अब आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।